Hello everyone, how are you all? I welcome you all to Learn Karo class 11 and 12. I am Swamya and I am your history mentor. आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का स्ट्रैटेजिक प्लान, हमारा हिस्ट्री का स्ट्रैटेजिक लेआउट की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करें इस न्यू सेशन 2021 और 2022 के अंदर, ताकि हम क्या स्कोर कर सकें हिस्ट्री में 100 on 100। हमारा ये जो टारगेट है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें कि हमारा ये जो टारगेट है ये अचीव हो सके हिस्ट्री में। अब जो आपका टोटल पेपर है हिस्ट्री का, वो टोटल 80 मार्क्स का आता है और आपकी हिस्ट्री में टोटल 3 बुक्स हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, सिमिलरली थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये जो हमारी 3 बुक्स हैं, ये हिस्ट्री की 3 बुक्स आती हैं और इन्हीं 3 बुक्स में से हमारा हिस्ट्री का पेपर आता है जो कि टोटल 80 मार्क्स का होता है। उसी के साथ साथ हमारा मैप वर्क भी हिस्ट्री में इंक्लूडेड होता है जो कि टोटल 5 मार्क्स का होने वाला है। हमारी जो तीनों बुक्स हैं वो टोटल 25, 25 एंड 25 ईच, यानी कि ये तीनों बुक्स टोटल 25 मार्क्स की हैं, 25 ईच। और ये 3 बुक्स मिला के प्लस हमारा जो मैप वर्क है वो ऐड करके हमारा जो टोटल पेपर है वो 80 मार्क्स का कंप्राइज हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं इवेंट्स, यानी कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हिस्ट्री में अकर किए हैं। जो भी इवेंट्स हिस्ट्री में हुए हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी एक स्टोरी की तरह, और आप मेरे साथ सुनते रहिएगा। हिस्ट्री में हमें इवेंट्स ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि हिस्ट्री जब भी आप पढ़ें तो जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उसमें हो रहे हैं उनको आप एक स्टोरी लाइक मैनर में रीड करें। कैसे? एक स्टोरी लाइक मैनर। स्टोरी लाइक मैनर में जब भी आप हिस्ट्री के इवेंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो जल्दी याद होंगे और ज़्यादा समझ में आने भी शुरू हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें जो नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है हिस्ट्री पढ़ते हुए वो है, अब हमने देख लिया इवेंट्स के बारे में, अब हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी इम्पोर्टेंस या फिर उनकी रेलेवेंस, यानी कि जो भी हम हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या फिर टॉपिक्स रीड कर रहे हैं वो कितने रेलेवेंट हैं, क्या उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, वाई आर वी रीडिंग दोज इवेंट्स इन हिस्ट्री। ये क्वेश्चन अब आपको अपने आप से पूछना है, दैट वाई आर वी रीडिंग दीज इवेंट्स इन हिस्ट्री, और उसी के हिसाब से आपको पढ़ने हैं ताकि आप उन इवेंट्स की इम्पोर्टेंस समझ पाएँ, उनकी जो रेलेवेंस है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको समझते हुए सारे जो इवेंट्स हैं वो याद करने हैं। एक बार उनको रीड करना है ताकि आपको पता तो चले कि एग्जैक्टली किस टाइम पीरियड में क्या हुआ था और उसकी उस टाइम पे सोशल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या फिर कल्चरल या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या रही है। अब जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है हिस्ट्री के अंदर, दैट इज the principle of relation। हमको क्या ध्यान में रखना है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। अब आप कहोगे मैम ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन मतलब जो भी टॉपिक आप हिस्ट्री के अंदर रीड करोगे, ट्राई करिएगा कि आप उसको रिलेट कर पाओ अपने आप से या अपनी सोसाइटी के आसपास, यानी कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो वो इनसिग्निफिकेंट नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आउट ऑफ द कोर्स या आउट ऑफ द सब्जेक्ट कुछ पढ़ रहे हो। आपको ऐसे पढ़ना है ताकि अगर आप रिलेट करो उसको अपनी डे टू डे लाइफ से या फिर आपके आसपास की चीज़ों से तो आपको जल्दी समझ आनी स्टार्ट हो जाए। क्रैमिंग हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस क्या है? ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। हमको क्या करनी है? ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करनी है सारे टॉपिक्स की। हमें सारे टॉपिक्स एक बार
अच्छे से समझ आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। हम रिलेट कर करके पढ़ेंगे सारे इवेंट्स को इस सोसाइटी के साथ, अपने आसपास के सोसाइटी के साथ। नेक्स्ट जो मैं अब आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहले आप अपनी बुक पढ़ेंगे NCERT की, जो भी आपकी NCERT की प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जो कि हमारी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसको आप बहुत अच्छे से थॉरली रीड करेंगे। एक बार जब आप खुद से हिस्ट्री रीड करेंगे, खुद से एक बार चैप्टर पढ़ेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आता है। और उसी के साथ साथ आप क्या बनाएंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे। क्या प्रिपेयर करने हैं आपको, नोट्स प्रिपेयर करते रहना है, रीडिंग करनी है और अपने क्या प्रिपेयर करने हैं आपको, सेल्फ नोट्स। ओके, नेक्स्ट जो अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो भी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करते टाइम आपको क्या बनाने हैं, पॉइंटर्स या फिर की पॉइंटर्स, यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा उसमें जो भी की फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स, किंग्स के या पर्सन्स के नेम्स हैं, वो आपको इस तरीके से पॉइंटर्स बना के या फिर ऐसे कुछ पॉइंटर्स बना के हाईलाइट करने हैं, लिखने हैं। अपने आप जब भी आप कोई पॉइंट लिखेंगे अपने नोट्स, जब आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेंशन रह पाती है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक आप उन पॉइंट्स को याद रख पाते हैं। अब जो एक कॉमन प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास सामने आती है वो है दैट दे रेफर टू मैनी बुक्स, यानी कि मैं आपको यही एडवाइस करूँगी दैट डोंट रेफर टू मैनी बुक्स, बिकॉज जब आप बहुत सारी बुक्स में से रीड करते हैं तो वो क्या हो सकता है, इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग। इसीलिए मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप कंफ्यूज हों या फिर अलग अलग गाइड बुक्स को रेफर करके रीड करें। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपनी NCERT पहले सबसे अच्छे से पढ़ें। NCERT से जो भी आपके सारे टॉपिक्स हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर की होनी चाहिए, वो आपको NCERT से हो जानी चाहिए। और NCERT से प्रिपेयर करते टाइम, रीड करते टाइम आप साथ साथ क्या बनाते रहेंगे, पॉइंटर्स बनाते रहिएगा अपने रजिस्टर में। उससे क्या होता है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस होती है। हमने जनरली ये ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके पेपर या एग्ज़ाम जो छूटना है वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम छूटने के। इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि ऑलवेज मेक पॉइंटर्स, ऑलवेज यूज की टर्म्स एंड हाईलाइट दोज पॉइंटर्स, ताकि जब भी आप उस चैप्टर का रिवीजन भी करें तो आपके लिए इजी हो जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और इसीलिए आपको ज़्यादा बुक्स या फिर ज़्यादा नोट्स या गाइड्स को रेफर ना करना पड़े। आप अपनी NCERT इसीलिए थॉरली रीड करिएगा। अब नेक्स्ट जो एडवाइस मैं आपको दूंगी वो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। जब भी आप रीड करें तो आप इस मैनर में रीड करें ताकि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं एक ही बार में। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हों और वो आपके एक बार में क्लियर ना हो पाए, तो उनको रीड करिएगा और सिमिलरली पॉइंटर्स बनाते रहिएगा। इसीलिए जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, ना कि क्रैमिंग पे। मैं क्रैमिंग बिल्कुल भी एडवाइस आपको नहीं करूंगी। डू नॉट क्रैम द आंसर्स बट रादर ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, डू अ थोड़ा रीडिंग ऑफ दोज आंसर्स एंड योर की पॉइंटर्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वाई या फिर हाउ के क्वेश्चंस, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, इसके आंसर्स आपको तब मिल जाएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब एक बार हमने अच्छे से NCERT पढ़ ली, पॉइंटर्स बना लिए, नोट्स बना लिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो किस पे होना चाहिए, फ्रेमिंग
ऑफ द आंसर्स, यानी कि काफी बार स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि उनको सब पता होता है, उनको एक थरो रीडिंग होती है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, उस इवेंट में क्या था, लेकिन जब वो लोग अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं या फिर लिखते हैं तो उनको वो आंसर्स एक्सप्रेस करना नहीं आता इन राइट वर्ड्स, या फिर प्रॉपर फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर्स की। अब नेक्स्ट जो हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है फ्रेमिंग ऑफ द आंसर्स पे, यानी कि आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, किस तरीके से आप इंप्रेसिव आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं, सब कुछ उनको पता होता है, बट प्रॉब्लम क्या आते हैं, मैम हम आंसर्स फ्रेम नहीं कर पा रहे। अब आप आंसर्स फ्रेम क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज अभी आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको प्रॉपर फ्रेमिंग आ सकती है आंसर्स की। जब आप वो पॉइंटर्स बनाएंगे या फिर लॉन्ग आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करेंगे खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करके, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है आंसर फ्रेमिंग की वो धीरे धीरे एलिमिनेट होती शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क पता चल जाएगा कि आपको किस फ्रेमवर्क में, किस प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर्स फ्रेम करने हैं, ताकि आप क्या स्कोर कर सकें, 100 on 100 इजीली स्कोर कर पाएं। कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको अच्छे से पता होता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सा इवेंट कब अकर किया, किस चीज़ की क्या सोशल या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ राइट वर्ड्स। उनको पता नहीं लगता कि कौन से ऐसे की टर्म्स, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हम यूज़ करें। तो ये प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट अगर कर सकते हैं तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, जब हम खुद से अपने पॉइंटर्स बनाएंगे। थोड़े से वर्ड्स हम एनसीईआरटी से रेफर करेंगे, थोड़े से वर्ड्स हम अपने पॉइंटर्स से रेफर करेंगे, थोड़े से हम नोट से रेफर करेंगे। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हमें इस वे में अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, ये पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज़ करके हमें अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, ताकि हमारे आंसर्स क्या लग सकें, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग सकें। हमारे आंसर्स को क्या बनानी है, एक सेंस बनानी है। हमारे आंसर्स में आंसर्स शुड मेक अ सेंस, शुड सिग्निफाई सम मीनिंग। आपके आंसर्स मीनिंगफुल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज जो भी हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन करी हैं, जैसे कि इवेंट्स को याद रखना, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को स्टोरी लाइक मैनर में समझना, हर चीज़ की जो भी आप पढ़ें उसकी रेलेवेंस या फिर इम्पॉर्टेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आप क्या फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करके देखिएगा, अपनी सोसाइटी से, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देखिएगा, ताकि आपको क्या हो सके, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, साथ ही साथ रिटेंशन, यानी कि आपको वो चीज़ें याद रहे। साथ ही साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर पढ़ें और सेल्फ नोट्स भी बनाते रहें, जो कि क्या थे, हमारे पॉइंटर्स हमें ज़रूर फ्रेम करने हैं अपने एक रजिस्टर में। आपको ये पॉइंटर्स एरो लाइक मैनर में या फिर स्टार लाइक मैनर में ऐसे बनाते रहिएगा अपने पॉइंटर्स साथ साथ, ताकि जो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं वो आपके नोट साथ साथ प्रिपेयर होते चले जाएं और साथ साथ आपको वो याद भी रहेगा सब्जेक्ट मैटर। सिमिलरली अब जो मैंने आपको क्या बताया था, डोंट रेफर टू मेनी बुक्स बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूजिंग। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको क्या करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा क्या गोल है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आपको एक बार वो याद अच्छे से हो जाए। सिमिलरली आपको क्या आना चाहिए, मीनिंगफुल आंसर्स को फ्रेम करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके आंसर सेंसिबल और लॉजिकल लगे। इसीलिए आपको प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स आनी ज़रूरी है, ताकि हमारा ये जो टारगेट है 100 on 100 ये हम इजीली अचीव कर पाएँ। आई होप आपके लिए आज का ये सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। मैं आपके जो नॉलेज है उसमें कुछ ऐड ऑन कर पाई होंगी। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी
हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स, जिनके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय।